हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान एपीओ बैच का ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। डेमो क्लास 1 हमने आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 आपका भी काफ़ी पड़ा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया आपके सेक्शन 2(1)(a), ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। ऑडियो वीडियो 2(1)(b), बी से क्या बन गया, बेल, ठीक है। 2(1)(d), डी से क्या था, बॉन्ड, हमने देखा बॉन्ड का डी देखा था, ओके। 2(1)(e), बेल बॉन्ड, ओके। फिर हमने देखा 2(1)(c), बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, 2(1)(g) एंड 2(1)(o), कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम देखते हैं आपके लेक्चर। पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आगे की डेफिनेशन सेक्शन 2 की, 2(1)(h) कंप्लेन, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस, देन 2(1)(t) पुलिस रिपोर्ट, फिर देखेंगे कंपैरिजन एफआईआर का और कंप्लेन का। स्टूडेंट आपको पता है हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, वो आपके प्री और मेंस दोनों के हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार नोट्स बनाने ना पड़े। 2(1)(i) इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फिर हम देखेंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, ठीक है। इसको हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, इनके कंपैरिजन को देखेंगे तीनों के, ओके। फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड आपकी केस लॉस, और फिर बाद में जो बची हुई डेफिनेशन है जैसे ऑफेंस की, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, समन केसेस एंड वारंट केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिर लास्ट में हमने जो बैच है आपका उसके बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टू वन एच किसके बारे में बता रहे हैं आपको, कंप्लेन के बारे में, ठीक है। टू वन एच बताता है आपको कंप्लेन के बारे में, यानी परिवाद के बारे में। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परिवाद कहते हैं और इसको कंप्लेन कहा जाता है। स्टूडेंट ये जो नोट्स है आपके, ये बाइलिंगुअल है, जिससे आपका एक टॉपिक कवर होगा। जब आप एपीओ के एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में आपका टॉपिक आता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। ट्रांसलेशन का टॉपिक आता है, कुछ वर्ड्स आपको ट्रांसलेट करने होते हैं। इंग्लिश में वर्ड दिए जाते हैं तो हिंदी में वर्ड दिए जाते हैं तो इंग्लिश में। तो जो वर्ड्स होते हैं वो आपके लीगल फील्ड से होते हैं, ठीक है। लीगल फील्ड के वर्ड्स होते हैं, तो वही हम सीख लेंगे यहाँ पे साथ साथ। जैसे हमने क्या देखा, कंप्लेन को हम क्या कहते हैं, परिवाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन नोट्स से आपका ये टॉपिक भी कवर होगा। कंप्लेन, परिवाद कैसी होती है कंप्लेन आपकी। कंप्लेन आपकी ओरली, मौखिक रूप में, और रिटर्न, लिखित रूप में हो सकती है। कंप्लेन आप करेंगे किसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लेन की जाती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। कंप्लेन हमेशा किसको की जाएगी, मजिस्ट्रेट को की जाएगी। सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, हम किसके खिलाफ करेंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम कंप्लेन करेंगे, चाहे हम उसको जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। मेरे साथ कोई ऑफेंस हुआ, अगर मैं ऑफेंडर को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं कंप्लेन कर सकती हूँ। अगर मैं जानती हूँ तो मैं स्पेसिफिक उसका नाम बता दूंगी, अगर मैं नहीं जानती तो मैं बता दूंगी कि किसी पर्सन ने मेरे साथ ये ऑफेंस किया है, ठीक है, जिसने ऑफेंस किया है। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसको हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन इसमें आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, ठीक है। जो आप कॉग्निजेबल मामले में, संज्ञेय अपराधों में जो आप पुलिस को जाके रिपोर्ट लिखवाते हो अपनी, वो रिपोर्ट इसमें आपके कंप्लेन में मेंशन नहीं होती है, ओके। फिर है आपके डीम कंप्लेन, इसको भी आपका कंप्लेन माना जाएगा। किसको कंप्लेन माना जाएगा, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी रिपोर्ट में बताया है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है, पुलिस ऑफिसर है, उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जाके मजिस्ट्रेट को बताया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो उस पुलिस ऑफिसर को भी कंप्लेनेंट, प्रतिवादी कहेंगे, और उसकी रिपोर्ट को क्या कहेंगे, कंप्लेंट कहेंगे, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो तो आपका कंप्लेनेंट हो जाएगा, प्रतिवादी हो जाएगा, सॉरी परिवादी हो जाएगा, और जो आपका कंप्लेंट है वो क्या हो जाएगी, परिवाद हो जाएगी, ओके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक हमने टॉपिक देखा, डीम कंप्लेंट। इसी से रिलेटेड आपका सेक्शन आता है सेक्शन 210,
210, ठीक है, सेक्शन 210 आपका आता है, 210 आता है, जिसमें कहा गया कंप्लेन इज प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट। हम मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन कौन से सेक्शन में करते हैं? हम मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन करते हैं आपके सेक्शन 210 ऑफ BNSS, ठीक है, BNSS के सेक्शन 210 में ये कंप्लेन आपकी की जाती है। इससे रिलेटेड चैप्टर कौन सा है? इससे रिलेटेड चैप्टर है आपका चैप्टर 16, जो कवर करता है सेक्शन 223 से लेके 226 तक। ओके, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट। अब है आपका फिलिंग ऑफ सेकंड कंप्लेन। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, आपको जनरल ये बेर एक्ट में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब इसके अंदर नहीं मिलने देखता, सेक्शन इसके लिए पर्टिकुलरली है। सेक्शन क्या है? 226 का। सेक्शन 226 क्या कहता है? अगर फर्स्ट कंप्लेंट डिसमिस खारिज कर दी जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो सेकंड कंप्लेंट फाइल की जाएगी कंप्लेनेंट द्वारा सेम फैक्ट्स पे, ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि हमारी जो पहली कंप्लेंट थी वो खारिज हो गई थी, और अब हम सेम फैक्ट्स पे आपके क्या कर सकते हैं, दूसरी कंप्लेन ला सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी नई बात सामने आ गई है कि हमने क्या हुआ, सेकंड कंप्लेन करनी पड़ी, तो ये आपका कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है आपका सेक्शन 226 में, इंपॉर्टेंट सेक्शन 226। अभी तक स्टूडेंट हमने क्या देखा है? हमने पढ़ा सिर्फ आपकी डेफिनेशन 21H। 21H हमने पढ़ा, साथ में हमने क्या कवर किया? आपका सेक्शन 210 कवर किया, सेक्शन 226 हमने कवर किया। जब आप लिखेंगे मेंस के आंसर्स, ठीक है, जब आपको मेंस के आंसर लिखने हैं और आपसे सिर्फ कंप्लेन के बारे में पूछा है, तो आप ये तीनों पॉइंट वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि कंप्लेन कैसे होगी मजिस्ट्रेट को। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका डीम्ड कंप्लेन का, ठीक है, डीम्ड कंप्लेन का कंसेप्ट हमने पढ़ा, और फिर हमने लास्टली देखा आपका सेकंड कंप्लेन के बारे में, ठीक है। तो जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे तब आप इन पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन करके आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आपके, पहला केस है मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाज जहान, ठीक है। ये केस आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाज जहान। अ कंप्लेंट में बी मेड ओरल और इन राइटिंग नॉट पर्टिकुलरली फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड। देखिए, कंप्लेन आप लिखित रूप में भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर आप FIR कराने जाएंगे तो उनका रोजनामचा टाइप से कोई इनका फॉर्मेट होता है, ठीक है, FIR का, तो वो उसके अंदर फिल कर देते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट आपका पुलिस वालों को दिया जाता है, जिसमें कॉलम्स होते हैं, आप कॉलम्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो आपकी FIR लिख दी जाती है, ठीक है। लेकिन कंप्लेन में आपका एज सच कोई फॉर्मेट, कोई फॉर्म, कोई प्रारूप आपको नहीं दिया हुआ है। कंप्लेन क्या करते हैं, हम खुद से ओरली बताएंगे या लिखित रूप में मजिस्ट्रेट को दे देंगे, ठीक है। फिर केस आता है आपका केशव लाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 का। केशव लाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996, ठीक है। इसमें भी सेम बात कही गई, जो कंप्लेन है आपकी वो ओरली होगी और किसको की जाएगी, मजिस्ट्रेट को की जाएगी। उसके बाद है आपका ये केस मैलस्वामी वर्सेस स्टेट, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया कि जो आपके सेक्शन 21H है, इसमें जो पुलिस है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध पर इन्वेस्टिगेशन करता है जो बाद में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है, तो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। क्या हुआ कि हमने 21H में हमने क्या किया, आपका कंप्लेन की, पुलिस वालों ने कंप्लेन की, ठीक है। कंप्लेन में क्या बात पता लगी कि जो पुलिस मान के चले थे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के पुलिस वालों ने कंप्लेन की थी मजिस्ट्रेट को, और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो कंप्लेन है आपकी, ये तो क्या है, ये तो कॉग्निजेबल मामले की है, ठीक है, ये तो कॉग्निजेबल मामले की कंप्लेन है आपकी। तो फिर ये जो मामला है वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। फिर हम इसके लिए FIR का प्रोसेस नहीं करेंगे दोबारा से, एक बार आपने कंप्लेन का प्रोसेस कर दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए, तो वहाँ पे इंक्वायरी हो गई है, इंक्वायरी हो गई है, हमें एविडेंस मिल गए हैं, तो अब हमारा मामला जो नॉन कॉग्निजेबल था, असंज्ञेय अपराध था, चाहे वो अब संज्ञेय अपराध हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा नॉर्मली से ये इस बात में आपका ऐड किया गया। सिर्फ इस बात से हम क्या करेंगे
ये केस को खारिज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है आपका इससे रिलेटेड सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 21T। ठीक है, अब टी यहाँ पे भी और रिपोर्ट के पीछे भी टी। तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको जब ऑप्शंस होते हैं तो आप उसको क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो पुलिस रिपोर्ट का क्या हो गया 21T। ठीक है, रिपोर्ट जो फॉरवर्ड किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193, उन्हें क्या बोलेंगे हम, पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। पुलिस ऑफिसर ने क्या की, पुलिस ऑफिसर के पास आई एफआईआर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर आई, एफआईआर आने के बाद इसने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। ठीक है, एफआईआर आने के बाद इसने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। पुलिस वालों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की एफआईआर के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वो रिपोर्ट दे दी मैजिस्ट्रेट को। अब मामला ये मैजिस्ट्रेट के सामने तो लेके जाएंगे, तो जो ये रिपोर्ट है ये कहाँ लेके गए, मैजिस्ट्रेट के सामने ये लेके गए। ठीक है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 193 का 3। ओके, बीएनएसएस का सेक्शन आपका ये है। वहीं अगर आप सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 173 आपका ये था पहले। ओके, सेक्शन 193 पुलिस रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन इन्वेस्टिगेशन। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई आपने क्या किया, रिपोर्ट दी मैजिस्ट्रेट को। किसने दी, पुलिस ऑफिसर ने दी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एफआईआर और कंप्लेन के बीच में डिफरेंस। हमने क्या डिफरेंस देखा अभी तक, हमने देखा एफआईआर करेंगे आपकी पुलिस, कंप्लेन होगी मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एफआईआर किस में की जाती है, कॉग्निजेबल मामले में की जाती है, संज्ञेय अपराध में की जाती है। मैजिस्ट्रेट के सामने जो आपकी कंप्लेन है वो असंज्ञेय मामले में की जाती है, नॉन कॉग्निजेबल मामले में की जाती है। ठीक है, अगर आपने एफआईआर की है तो एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आपने कंप्लेन की है तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या कहेंगे, पुलिस वालों को कहेंगे कि आप क्या कीजिए, या तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए या हम खुद से इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों के वहाँ पे ऑप्शन ऑन होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं पॉइंट्स को आपका इसमें देखते हैं। एफआईआर क्या है, एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएसएस। आपने डेफिनेशन पढ़ी, अभी तक मैंने एफआईआर के बारे में कोई डेफिनेशन आपको नहीं कराई है, मैंने कंप्लेन की कराई, पुलिस रिपोर्ट की कराई। ठीक है, however it can be said to be an information given to police in the first point of the time related to, ये देखिए कैसा मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये पहली बार आपने क्या किया, रिपोर्ट जाके की है पुलिस के सामने, अपना ऑफेंस के बारे में बताया है और मामला क्या है आपका, संज्ञेय अपराध है। वहीं सेक्शन 21H आपको बताता है कंप्लेन के बारे में और इसके अंदर आपका कॉग्निजेबल मामला नहीं होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इसमें कोई कॉग्निजेबल मामला हो या ना हो जरूरी नहीं है। तो ये होता है मेनली, तो हम क्या किसके लिए करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपकी कंप्लेन की जाती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था कि मामला तो आप लेके गए असंज्ञेय अपराध। ठीक है, लेकिन बाद में वो क्या बन गया, संज्ञेय अपराध बन गया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाते हैं कंप्लेन के हमारे पास, कि या तो मामला आपका कॉग्निजेबल हो जाए या मामला आपका नॉन कॉग्निजेबल हो जाए। तो दोनों मामले आपके कंप्लेन में जा सकते हैं एक तरह से। ठीक है, इट इज मेड टू एन ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को जाके आप क्या करेंगे, एफआईआर कराएंगे अंडर सेक्शन 173। ओके, ये किसको की जाती है, ये मैजिस्ट्रेट को की जाती है कंप्लेन। इनके बाद क्या कहा गया, जैसे ही एफआईआर आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपके पास कंप्लेन आई आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जब तक आपको क्या ना कह दे, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको कहना दे। आप पुलिस ऑफिसर है, आपने कंप्लेन की जाके मजिस्ट्रेट के पास, तो कंप्लेन करते ही हाथों हाथ आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आपको कोई पावर देगा, पहले आपको पावर दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने की, उसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हमने देखा एक फॉर्मेट होता है आपका, एक प्रारूप होता है आपका एफआईआर का, लेकिन कंप्लेन का आपका ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, जितने आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। एट फर्स्ट इंस्टेंस नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट अंटिल पर्टिकुलर एफआईआर इज सपोर्टेड। तब तक आपका संज्ञेय अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक क्या होगा, आपके पास कोई एफआईआर नहीं आ जाती। एफआईआर की रिपोर्ट आपके पास आएगी तभी मजिस्ट्रेट होने के नाते आप उसमें संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, पहली बारी में ही संज्ञान ले सकते हैं 210 के अंदर किसी कंप्लेन पे। मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आई, कंप्लेन आते ही मैजिस्ट्रेट एलिजिबल है उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए, संज्ञान लेने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? एक मिनट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे वीडियो पॉज करके देख लीजिए, हमने जो जो पढ़ा है उनको हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एफआईआर होगी आपकी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में ये होगी या तो संज्ञेय और असंज्ञेय परिवाद। ठीक है, ये की जाएगी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को, ये की जाएगी मजिस्ट्रेट को। ये क्या होगा, एफआईआर होती जांच शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कंप्लेन की जांच शुरू नहीं होगी, पहले आपको क्या किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर आपका फॉर्मेट है, निर्धारित प्रारूप है, इसका कोई भी आपका फॉर्मेट नहीं है कंप्लेन का। एफआईआर होने के बाद आपको संज्ञान तभी ले पाएगा मजिस्ट्रेट जब आपने उनको रिपोर्ट की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिवाद में मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ ही संज्ञान ले सकते हैं धारा 210 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, कंप्लेन और रिपोर्ट। हमने देखा कंप्लेन 21H के अंदर, दोबारा से सेक्शन अगर आप रिपीट करते हैं तो वो आपको याद हो जाता है। तो 21H के अंदर हमने क्या देखा, कंप्लेन देखी, और वहीं 21 ये क्या है यहाँ पे टी, यहाँ से हमने क्या लिया, टी लिया, तो ये टी। ठीक है, तो 21T में आपका क्या है, पुलिस रिपोर्ट। ओके, कंप्लेन इट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन। कंप्लेन हमने देखा कोई भी व्यक्ति कर सकता है आपका, लेकिन पुलिस रिपोर्ट कौन करेंगे, पुलिस ऑफिसर ही करेंगे। उस पुलिस स्टेशन का जो आपका पुलिस ऑफिसर है वही जाके क्या करेगा, पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करेगा। इट मे बी ओरल एंड रिटन, ये लिखित और ओरल दोनों हो सकती है, लेकिन जो आपकी पुलिस रिपोर्ट है वो हमेशा लिखित रूप में होंगी। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आपको चीजें लिखनी होगी। इट इज मेयर एलिगेशन, ये सिर्फ एक प्रकार का क्या है, आरोप है। कंप्लेन में आप आरोप लगा रहे कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अपराध किया है, अभी तक आपका जो ऑफेंस है वो हमने क्या नहीं किया, कंफर्म नहीं किया। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं हुई है ऑफेंस की, अभी तक हमने सिर्फ एलिगेशन लगाई है, आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में ऐसे कुछ तथ्य होते हैं आपके, कुछ ऐसा कंक्लूजन होता है। ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमने क्या देखे, कुछ फैक्ट्स देखे, कुछ कंक्लूजन देखा, उसके बाद क्या किया पुलिस ने, उसके बाद आपकी ये रिपोर्ट सबमिट की। नेक्स्ट, तो ये था हमने देखा कंप्लेन, पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर के बारे में। अब हमारी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन है आपकी, ये सेक्शन आपका नया ऐड हुआ है, सेक्शन 21I। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आई इसके पास, एक इसके पास, फिर यहाँ पे कितने आई है, 3 आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सेक्शन को ही आई दी दिया 21I। अभी आपको ये ट्रिक्स थोड़ी सी लग रही है कि क्या ट्रिक्स है, लेकिन जब आपके पास सेक्शन आएंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में तो क्या होगा, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मैंने कोई कम्युनिकेशन आपसे की है, माध्यम मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैंने क्या किया, आपसे कम्युनिकेट किया। ठीक है, या तो मैंने लिखित रूप में किया, लिख के किया, बोल के किया, या मैंने कोई पिक्चर दिखाई, आपको पिक्चर दिखाई। ठीक है, क्या किया, लिखित में किया, मौखिक किया, या फिर सचित्र सूचना दी, किसी भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, आप खुद के डिवाइस में इसको देख रहे हैं, तो क्या हुआ, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक क्या हुआ, कम्युनिकेशन गया। डिवाइस में क्या क्या आएगा, आप कैसे देखेंगे, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस तो आपको पता है, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई अदर वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया आपका। ठीक है, तो वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार द्वारा आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से डिवाइस आपके इसमें आएंगे, वो डिवाइस हमने इसके अंदर ले लिया है। ठीक है, अगर वो कोई चेंज करना चाहते हैं डिवाइसेस का नाम या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कौन करेगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इसके अंदर चेंजेस करने के लिए। 21K, अब ये स्टूडेंट, ये तीन जो आपके आगे की जो तीन हम डेफिनेशन करेंगे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए। ठीक है,
क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है आपका। जब डिफरेंशिएट की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे माने जाते हैं। सेक्शन 2(1) के में क्या है, इंक्वायरी। ठीक है, 2(1) इंक्वायरी, जो कि ट्रायल विचारण नहीं है। हमने क्या कहा, सीधा कह दिया कि इंक्वायरी आपकी क्या नहीं है, ट्रायल नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी आपका ट्रायल नहीं है, हमने सीधा कर दिया। इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या कोर्ट के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट बना के समझा देती हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार BNSS पढ़ रहे हैं उनके लिए ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हमने देखा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन, सेकंड है आपका इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी, एंड थर्ड है आपका ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन आपका होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, कौन करता है, पुलिस ऑफिसर इसको करता है। आपने किया इनके पास जाके FIR करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि सच में FIR में कही हुई बातें सच है या नहीं है, क्या एविडेंस हमको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ओके, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, पुलिस ऑफिसर। कब की जाएगी, FIR के बाद। फिर है इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करता है आपका, जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास जाती है आपकी कंप्लेन, ठीक है, परिवाद गया, कंप्लेंट गई आपके मजिस्ट्रेट के पास, या जाती है आपकी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट जाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी मतलब हमने क्या, मजिस्ट्रेट भी क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, एविडेंस को देख रहे हैं, एविडेंस मंगवा रहे हैं, विटनेसेस को बुला रहे हैं, मतलब एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि जो बात मेरे सामने आई है वो सच है या नहीं है। तो इसमें क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, फिर होता है आपका ट्रायल। इसमें करेगा कौन, मजिस्ट्रेट या कोर्ट। इसमें कभी भी इंक्वायरी आपकी पुलिस ऑफिसर नहीं करती है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर आपकी इंक्वायरी नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका ट्रायल का। ट्रायल को क्या कहते हैं, जैसे हमारे कोर्ट में केसेस चलते हैं तो हम कहते हैं ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल या सिविल ट्रायल चल रहा है, तो वो है आपका ट्रायल। करेगा कौन, कोर्ट करेगा। कब करेगा, जब उसके पास पुलिस रिपोर्ट आ गई है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद हम क्या चलाते हैं, अपना ट्रायल चलाते हैं। ठीक है, कोर्ट में आपका ट्रायल चलाया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में। इन्वेस्टिगेशन, सॉरी पहले इंक्वायरी। इंक्वायरी को क्या बोला हमने, जांच बोला। करता कौन है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट करते हैं। फिर हमने देखा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण कौन करता है आपका, इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपके पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ये करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, कोई एविडेंस आपका कलेक्ट कर सके, कोई एविडेंस आपका कलेक्ट कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, करेगा कौन, पुलिस ऑफिसर। या तो पुलिस ऑफिसर करेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन, या सेकंड कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, अथोराइज किया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर मजिस्ट्रेट ने अथोराइज किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो वो व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर आपकी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन, जहां BNSS की यह बात किसी स्पेशल लॉ के उपबंधों से इनकंसिस्टेंट है, वहां स्पेशल लॉ प्रिवेल होगा। लेकिन कहीं पे अगर आपके कोई स्पेशल लॉ बने हुए हैं, उसमें कोई और प्रोसेस है आपका इंक्वायरी करने का, ठीक है, तो फिर जो वो आपके इंक्वायरी के प्रोसेस है वो फॉलो किए जाएंगे, अगर वो असंगत है किसी BNSS से। BNSS में कोई बात कही हुई है और स्पेशल लॉ में कोई बात की है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट है, तो हम क्या करेंगे, स्पेशल लॉ को वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, प्रिविलेज वहाँ पे देंगे। फिर है आपका 2(1)M, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे मान लो, इसको याद करने का कि मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, मैं करूँगी न्यायिक कार्रवाई। तो 2(1)M यानी मैं क्या करूँगी, न्यायिक कार्रवाई करूँगी। हिंदी मीडियम वाले इसको म ना समझ लेना, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि 2(1)M या फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग आपकी करते हैं। ओके, न्यायिक कार्रवाई एविडेंस के लिए किए जाते हैं, लीगली या ओथ पे।
एविडेंस के लिए हम क्या बुलाते हैं, आपके विटनेस बुलाएंगे, ठीक है। उनको क्या करेंगे, बाय ओथ या लीगली रूप से क्या किया जाएगा, उनसे हम एविडेंस के लिए प्रोसीडिंग्स करेंगे। इतने डिफिकल्ट नहीं है, ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। 2(1) इंक्वायरी, 2(1)L इन्वेस्टिगेशन, 2(1)M जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में हमारा ये अंतर, ये एक अपनी ट्रिक है, अगर आपको याद करनी है तो इन्वेस्टिगेशन को कैसे याद किया जाए। देखो एल से क्या बनाया हमने, लेग, ठीक है, लात, एल से क्या बनाया, लेग। तो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले, तब वो क्या करते हैं, पिटाई करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो किसी ना किसी बंदे की वो पिटाई करते हैं, ऐसे हम मान के चलते हैं। तो उन्होंने कैसे पिटाई की, अपनी लेग से, ठीक है, लेग से उस बंदे को पीटा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो 2(1)L से क्या हो जाएगा, आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। आप इससे ऑफेंड मत होना, ये नॉर्मली टिक है आपको याद कराने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन किसमें, 2(1)L में है। और 2(1)M मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बेयर एक्ट इतने सारे हैं, डेफिनेशंस इतनी सारी हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आपने ट्रिक बना रखी है, छोटी मोटी ट्रिक्स, तो क्या होता है, आपको आसान हो जाता है याद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। देखा ना अभी, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की, या कोई अन्य व्यक्ति जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथोराइज किया है। क्या पर्पस है, आप कलेक्ट करेंगे एविडेंस। ये कभी भी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, न्यायिक कार्रवाई ये नहीं है, ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर का काम है। ट्रायल, ट्रायल कौन करता है, कोर्ट करता है। क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता लगे कि ये व्यक्ति आपका गिल्टी है या इनोसेंट है, दोषी है या बेगुनाही है, ठीक है, दोषी है या बेगुनाह है, इस बात को साबित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। ये आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ये आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन किसने की, पुलिस ऑफिसर ने की। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करते हैं, पुलिस ऑफिसर या एनी पर्सन, ये मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। ये आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन जो इंक्वायरी है आपकी, वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। इंक्वायरी आपकी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इसका पर्पस है एविडेंस कलेक्ट करना, किसके लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए। दो पार्टी होती है, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन जो पार्टीज है हमारी, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इंक्वायरी का क्या मतलब है, हमें देखना है कि क्या जो कंप्लेन आई है वो सच्ची है या झूठी है। कंप्लेन चेक करनी है हमें कि कंप्लेन आपकी सच्ची है या झूठी है। इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, कि हमें आगे ट्रायल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, इंक्वायरी की जाती है। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज, क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज फॉलोड बाय इंक्वायरी। पहले आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया, आफ्टर दैट हमने क्या किया, आपका इंक्वायरी की। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, आपकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी में नॉट बी प्रोसीडिंग बाय एनी इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द केसेस। हर मामले में जरूरी नहीं है कि इंक्वायरी से पहले इन्वेस्टिगेशन हो। अगर कंप्लेन आई है सीधा, तो सीधी इंक्वायरी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर मामले में पहले इन्वेस्टिगेशन हो फिर इंक्वायरी हो। कभी कभी कोर्ट डायरेक्टली इंक्वायरी आपकी कर सकते हैं। अन्वेषण और जांच के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट कब करता है, कंप्लेन के बाद। ट्रायल कोर्ट कर रही है कब, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है। ऑल द प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है आपकी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने, उनको हम इंक्वायरी कहते हैं, जांच कहते हैं। ट्रायल क्या है, ये प्रॉपर आपका कब होता है, चार्जेस लगने के बाद। जैसे ही एक व्यक्ति पे मैंने चार्जेस लगा दिए, आरोप उस पर लगा दिए मैंने, उसके बाद मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इट डज नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन और एक्विटल। जरूरी नहीं है कि आपके इंक्वायरी के बाद व्यक्ति को हम दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ही करें, ठीक है, या फिर उसका उन्मोचन ही करें, ये ऐसे जरूरी नहीं है इंक्वायरी के बाद। लेकिन बट मे बी रिजल्ट इन, लेकिन जब आपकी बात आती है ट्रायल की, तो ट्रायल में क्या होगा, या तो हम कंप्लेन को खारिज कर देंगे, अगर खारिज नहीं करते हैं तो फिर आपका मामला चलाया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मैशअप हो गया सर यहाँ पे।
इसके बाद है नेक्स्ट आपका थर्ड, एन इंक्वायरी डज नॉट नेसेसरी मीन्स एन इंक्वायरी। एन इंक्वायरी डज नॉट नेसेसरी मीन्स, देखिए इंक्वायरी का क्या मतलब नहीं है कि हम क्या करें, ऑफेंस की ही आपकी इंक्वायरी की जा रही है। मान लो कोई, अगर हमें कोई फैक्ट देखना है, इंक्वायरी में हमें ये बात जाननी है कि क्या ये व्यक्ति इस बात से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, ठीक है, तो हम वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जो नहीं कि जो अपराध है आपके उससे रिलेटेड ही हम क्या करें, इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के कुछ और पॉइंट्स भी आपके हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रायल है आपका वो कैसा होगा, वो हमेशा उस फैक्ट से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। ये एक साथ है, ये थर्ड नंबर पॉइंट और ये थर्ड नंबर पॉइंट, ठीक है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएगी उसमें मैं ये सही करके दे दूंगी आपको, ठीक है। अगला है आपका लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट किससे रिलेटेड, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल से रिलेटेड। पहला है हरचंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ओके, 1974 का केस। ट्रायल इज टू फाइंड आउट वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। ट्रायल हम क्यों कर रहे हैं, ट्रायल हमने क्यों किया, ताकि हम देख सके आपका चार्जेस है, ताकि हम देख सके आपका कि क्या व्यक्ति वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, ठीक है। विचारण हमने किया ताकि हम देख सके कि जो व्यक्ति है आपका एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। सेकंड, अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2018 का जो 2019 का केस, अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल का पर्पस ये फाइंड करना है कि एक्यूज गिल्टी है ताकि इनोसेंट को पनिशमेंट ना मिले। नॉर्मल केस, लेकिन ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। देखने में बात अंदर से नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये जो केस है आपका, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस JAC सल्ताना, ठीक है, 1980 का केस आपका आता है। फिर है आपका नेक्स्ट केस, इसमें क्या कहा गया, ये मामला पुलिस की एग्जीक्यूटिव पावर्स और मजिस्ट्रेट की जुडिशियल पावर्स को अलग करता है। हमने क्या देखा अभी तक कि पुलिस की अलग पावर है, पुलिस की क्या पावर है, इन्वेस्टिगेशन करने की, लेकिन वही मजिस्ट्रेट की पावर है इंक्वायरी करने की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को आपका सेपरेट किया है, ओके। आपराधिक मामले 3 अलग अलग चरणों से गुजरेंगे। हमने ये कहा कि 3 अलग प्रोसेस है आपके किसी मामले को सुनने के। नेक्स्ट, विजय धानी चौधरी वर्सेस लक्ष्मण बलराम चावन, 2017 केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 202 के तहत यदि आरोप उस अदालत में से बाहर है तो मजिस्ट्रेट के लिए समन जारी करने से पहले खुद इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना का ऑर्डर अनिवार्य है, ठीक है। हमने क्या देखा, आपको ये दोबारा दिखाते केस, विजय धानी चौधरी के केस में ये बात सामने आई कि मामला आया आपका ऐसा मजिस्ट्रेट के सामने, आप मजिस्ट्रेट है, आपके सामने मामला आया, कंप्लेन आई, कंप्लेन आने के बाद आपको पता लगा कि ये तो मेरे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ये तो मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है। कंप्लेन आई, आपने मामला देखा, पता लगा कि ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो जब आप उसको रेफर करेंगे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जिसके पास वो जुरिस्डिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट को अगर आपने वो रेफर किया है केस, ठीक है, तो उसको रेफर करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है कि आप ऑर्डर जारी कर सकते हैं इंक्वायरी के या इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेशन ट्रायल में ट्रायल तब शुरू होता है जब मामला कमिट कर दिया जाता है। देखिए सेशन ट्रायल्स में या सेशन जज के सामने कभी मामला सीधा नहीं आता, कोई मैजिस्ट्रेट उनको मामला सुपुर्द कराएगा, कमिट कराएगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि सेशन ट्रायल कभी भी खुद से ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे, वो ट्रायल हमेशा क्या किया जाएगा, आपका कमिट किया जाएगा। अगला, रतिराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2012। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट फेयर ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एक प्रॉपर ट्रायल होना ये अधिकार है आपका आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। आपकी जांच सही होनी चाहिए, ट्रायल सही होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डेफिनेशन 21Q, इसको याद करने का तरीका कि तुमने ये क्यों किया ऑफेंस, ठीक है। 21Q हमने पूछा से क्यों,
क्यों से मतलब क्यों निकालो, ठीक है, कि तुमने ये ऑफेंस क्यों किया। तो हमने क्या दिया 2-1 क्यों किया ये ऑफेंस आपने, ओके, अपराध क्यों किया। तो कोई भी एक्ट या अमिशन, कोई भी एक्ट या अमिशन मतलब कोई भी कार्य आपका या कोई भी लॉ ऐसा जो कि पनिशेबल है, किसके अंदर पनिशेबल है, किसी भी लॉ के अंदर, तो वो आपका ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड किया है इन्होंने कि अगर कोई कंप्लेन आपकी की जाती है सेक्शन 20 के अंदर, सेक्शन 20 कहाँ का, कैटल ट्रेसपास एक्ट, पशु अत्याचार अधिनियम के, तो इनको भी हम ऑफेंस मानेंगे। ये सीधी बात आपको याद करने की है कि अगर इस मामले का भी कंप्लेन आपकी हुई है तो इन कंप्लेन्स को भी हम आपका अपराध मानेंगे। केस है आपका डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस MCTM कॉर्पोरेट लिमिटेड 1996 का। टू कंस्टिट्यूट ब्लेमवर्थी कंडक्ट नो मेंस रिया इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश बट ओनली ब्रीच ऑफ सिविल ऑब्लिगेशन। किसी बात को अपराध बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका मेंसरिया हो, एक तरह से ये बात हमने देखी, ठीक है। अगर आपने किसी का सिविल ऑब्लिगेशन, ठीक है, किसी की सिविल ड्यूटीज को भी अगर आपने ब्रीच किया है तो सिर्फ वो पॉइंट भी आपका उस बात को ऑफेंस बनाने के लिए जरूरी है। सिविल कर्तव्य किसी की सिविल ड्यूटी अगर आपने ब्रीच की है तो भी आपका वो ऑफेंस माना जाएगा, चाहे आपका मेंसरिया था या नहीं था। इस मामले में आपका ये कहा गया। स्टूडेंट इतने सारे केसेस है, ठीक है, जो आपको केसेस सही लगे, अच्छे लगे, उनको आप एक साइड मेंशन कर लीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तब अगर आप केसेस उन्होंने स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया कि मैं इसके साथ आप केसेस लिखिए, केस लिख के आप समझाइए, तो एक दो केसेस ऐसे होने चाहिए जो आपको उस टॉपिक से आते हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप वहाँ पे मेंस का अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जब उन्होंने खुद से ही केस मांग लिया तो हमको केस लिखना ही होगा। नेक्स्ट है आपका 2-1R, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस थाने का बासर अधिकारी। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति आपका ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, ये नॉर्मल बात होगी, ठीक है, तो उसको हम मानेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर वो व्यक्ति एब्सेंट है, मान लीजिए मैं कहीं किसी स्टेशन की मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ और अगर मैं एब्सेंट हूँ किसके कारण से, या तो इलनेस के कारण से, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकती काम पे, या तो एक कारण ये है, या किसी और कारणवश मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रही हूँ, दो कारण, ठीक है, या तो मैं इलनेस करके काम पे नहीं जा पा रही या कोई और कारण से मैं काम पे नहीं जा पा रही हूँ, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे मेरे जो मैं ऑफिसर इंचार्ज हूँ तो मेरी ड्यूटी कौन संभालेगा। इन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर जो प्रेजेंट है उस स्टेशन में, तो जो इस फिलहाल मेरे ना होने के कारण वहाँ पे जो प्रेजेंट है तो वो व्यक्ति आपका ऑफिसर इंचार्ज माना जाएगा। हु इज नेक्स्ट इन रैंक, जो कि आपके रैंक से नीचे है लेकिन वो अबव है कांस्टेबल के रैंक से, ठीक है, कांस्टेबल से ऊपर और मेरे रैंक से नीचे अगर कोई व्यक्ति और प्रेजेंट है तो उसको मान लिया जाएगा। या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई किसी और व्यक्ति को अगर डायरेक्शन दी है कि आप क्या करेंगे, ये काम संभालेंगे, तो वो व्यक्ति आपका ऑफिसर इंचार्ज माना जाएगा। केस है आपका बेनुधर रोतरा वर्सेस हरीश्वर साहू 1991 का। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर एब्सेंट है तो ASI को ऑफिसर इंचार्ज माना जाएगा अगर वो प्रेजेंट है। ASI अगर प्रेजेंट है उस टाइम स्टेशन के अंदर तो फिर क्या होगा, ASI को ही आप क्या मानेंगे, ऑफिसर इंचार्ज मानेंगे, ठीक है। CBI वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, CBI वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001। मैजिस्ट्रेट सिर्फ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमें ऑफिसर इंचार्ज क्यों चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, आपको इनको ही क्या कर सकते हैं, ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैजिस्ट्रेट किसको डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ही क्या कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट कर सकते हैं, मामला अगर आपका संज्ञेय अपराध है तो। लास्ट की आपकी 2-3 डेफिनेशन है। 2-1S, एस क्या है, प्लेस। अब देखिए एस कैसे लग रहा है आपको, ऐसे ना, एस ऐसे है, ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या है, टोटल 5 प्लेसेस आपको दिए हुए हैं। तो पहला है हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल, ये 5 आपके बेरैक में मेंशन है, इनको हम क्या कहेंगे, प्लेस कहेंगे। 2-1Y, वाई विक्टिम, विक्टिम तुम क्यों बने, ठीक है, वाई क्यों बने, तो 2-1Y तुम पीड़ित क्यों बने, विक्टिम क्यों बने, हम पूछ रहे हैं उससे। नेक्स्ट है एक
पर्सन जो सफ़र कर रहा है कोई लॉस या इंजरी से, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई लॉस या इंजरी हुई है, कैसे हुई है कि कोई एक्यूज्ड पर्सन ने क्या किया, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया। एक व्यक्ति को कोई लॉस या इंजरी हुई है, क्यों हुई है, किसी एक्यूज्ड पर्सन ने क्या किया, ऐसा कोई उसको कार्य करके लॉस या इंजरी पहुंचाई है। इसमें इंक्लूड होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्टिम में आपके क्या आएंगे, विक्टिम का गार्डियन या विक्टिम का लीगल हायर। ठीक है, विक्टिम का गार्डियन या लीगल हायर भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। 21X समन केस और 21Z वारंट केस इंपॉर्टेंट। समन केस, समन मामला, नॉट अ वारंट केस, सीधा लिखा हुआ है। जो वारंट केस नहीं है वो आपका समन केस है। अब हम देखते हैं कि वारंट केस क्या है। फिर वारंट केस ऐसा अपराध है जिसकी सजा या तो डेथ है या LI है या 2 साल से ज़्यादा है। 2 साल से ज़्यादा कि जो भी आपके अपराध है वो आपके वारंट मामले हैं। ठीक है, और वहीं 2 साल से कम, अगर ये 2 साल से ज़्यादा वारंट मामले में गया तो एक तरह से कह सकते हैं 2 साल के मामले या फिर 2 साल से कम तक के मामले आपके समन केस है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, साइज आपको दिख जाए सही से। ओके, समन केसेस ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जहाँ पे अपराध की सजा आपकी लेस देन 2 ईयर्स है। ये कहा गया है सेक्शन 21ZX में। वहीं वारंट मामले आपकी सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें डेथ, LI या 2 साल से ज़्यादा की सजा आपको दी जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227, समन कोर्ट इशू समन टू अक्यूज्ड फॉर हिज अटेंडेंस। समन मामले में आपको बुलाया जाता है कि आप आके अपनी अटेंडेंस दीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वारंट मामले में आपके खिलाफ समन भी इशू हो सकता है और वारंट भी इशू होगा। मतलब यहाँ पे आपका वारंट इशू नहीं होगा, वारंट इशू नहीं किया जाएगा आपको बुलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका वारंट और समन दोनों ही इशू होंगे। वारंट और समन हम आगे वाले चैप्टर्स में आपके देखेंगे। ट्रायल इन समन केसेस आर मोर सिंपल। हमें पता है कि जो आपका समन के मामले होते हैं वहाँ पे ट्रायल्स आपके काफ़ी ईजी होते हैं, जिसको हमने सेक्शन 274 से लेकर 282 में हम पढ़ेंगे। वहीं वारंट मामले में आपके जो ट्रायल्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स आपकी फॉलो की जाती है, प्रॉपर टाइम लिया जाता है, और ये मामले आपके नहीं है यहाँ पे ऐसे 261 से लेकर 273 तक आपके ये मामले लिखे हुए हैं। ठीक है, वारंट केस आपका पुलिस रिपोर्ट पे या अदरवाइज भी इशू किया जाता है। वारंट मामला आपका या तो पुलिस रिपोर्ट पे देखा जाएगा या कैसी और मतलब कंप्लेन के द्वारा, या फिर उसने मजिस्ट्रेट ने स्यू मोटो अपना इसके अंदर कॉग्निजेंस लिया है तो पुलिस रिपोर्ट बाय कंप्लेन, या फिर मजिस्ट्रेट स्यू मोटो खुद से ही क्या करे, संज्ञान ले रहे हैं। चौथा है समन केस कैन बी विड्रॉ बाय द कंप्लेनेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 280। ठीक है, समन केस में कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन वापस ले सकता है, लेकिन वारंट केस में कभी भी एक कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेन तब तक वापस नहीं लेगा जब तक उसने क्या किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ये बात की सहमति नहीं ली है। जब तक PP ने आपकी कोर्ट से सहमति नहीं ली है, आपकी कंप्लेन वापस नहीं ली जाएगी। PP ने जब तक आपके कोर्ट से सहमति नहीं ली है, आपकी कंप्लेन वापस नहीं ली जाएगी वारंट मामले में, लेकिन समन मामले में आप खुद से कंप्लेन वापस ले सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, फिफ्थ, इन समन केसेस it shall not be necessary to frame charges। समन मामले में चार्जेस फ्रेम करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, लेकिन वारंट मामले में चार्जेस फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब स्टूडेंट आपके लास्ट के सेक्शन है 2, ये लास्ट पेज है आपका। ठीक है, PPT का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। ठीक है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, वो कोई भी शब्द या एक्सप्रेशन जो आपके BNSS में नहीं दिए हुए, कोई भी वर्ड अगर आपके डिफाइन नहीं है BNSS में, तो हम वो वर्ड्स कहाँ से देखेंगे, तो हम BNS या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से वो वर्ड्स आपके देख सकते हैं। BNS या फिर IT एक्ट में कोई वर्ड की आपकी डेफिनेशन है और उस शब्द की डेफिनेशन आपकी BNSS में नहीं है। ठीक है, उस
वर्ड की डेफिनेशन आपकी BNSS में नहीं है, तो हम BNS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका देखेंगे। सेक्शन 4 BNS या अदर लॉ पर लागू होगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल करने के प्रोसेस में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी और ट्रायल किया जाएगा BNSS या अदर केसेस के मामले में। सेक्शन 5 सेविंग्स, ये आपका किस पे अप्लाई नहीं होता, BNSS आपका किस पे अप्लाई नहीं होता, पहला स्पेशल लॉ पे अप्लाई नहीं होता, लोकल लॉ पे, स्पेशल जुडिक्शंस पे, स्पेशल फॉर्म्स पे। ठीक है, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है। स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे आपके एक्ट्स हैं जिस पे आपका BNS अप्लाई नहीं होता। BNSS आपका इन एक्ट्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। पहला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग, फॉरेन एक्सचेंज यानी फेरा। ठीक है, इन पे आपका BNSS अप्लाई नहीं होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे भी नहीं होता, आर्मी एक्ट पे भी नहीं होता। ओके स्टूडेंट, ये हमारा बैच है राजस्थान APO का। ठीक है, जिसमें हम आपको बाइलिंगुअल क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट आपके इसमें लिए जाएंगे, वीकली टेस्ट लिए जाएंगे। नोट्स आपने देख लिया, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी आपके इसमें कवर होंगे। पैटर्न रहेगा RPSC पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है, RPSC आपका कंडक्ट कराती है APO का एग्जाम, तो RPSC पैटर्न पे ही हम हिंदी और इंग्लिश आपका देखेंगे। जो स्टूडेंट सिर्फ BNSS की क्लास लगाना चाहते हैं, सिर्फ आपको BNSS पढ़नी है, ठीक है, तो इस फीस में आप क्या कर सकते हैं, BNSS भी पढ़ सकते हैं। सेम रहेगा, कंप्लीट BNSS कराएंगे, सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो आपने अभी देखे हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, एंड हार्ड कॉपी दोनों आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओके, तो आपको खुद से खुद के नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड रहेगी, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासेस रहेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द क्लास। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।